हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आपने कई बार बुजुर्गों से सुना होगा कि हम मौत को कभी धोखा नहीं दे सकते। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज की कहानी में हमें देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए, लड़की जिसका नाम आयरिश है और लड़का पॉल जो कि उसे एक सरप्राइज देने के लिए कहीं ले जा रहा है। पॉल उसे स्काई व्यू टावर पर लेकर जाता है जो शहर का सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है और आज रात इसकी ओपनिंग है, लेकिन पॉल ने कुछ जुगाड़ लगाकर इसका इनविटेशन ले लिया। अब जब आयरिश इस सरप्राइज को देखती है तो बहुत खुश होती है। वो दोनों ही लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, लेकिन आयरिश जब से यहाँ पर आई है उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। कहानी आगे बढ़ती है, वो टावर के टॉप पर पहुंचते हैं और यहाँ पॉल को पता चलता है कि उसकी तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। ये जानकर उसे काफ़ी एम्बैरेसमेंट होती है, पर आयरिश इस चीज़ को संभाल लेती है और वो उसे टावर से पूरे शहर का व्यू देखने को कहती है, जो कि काफ़ी शानदार था। यहाँ में एक और चीज़ पता चलती है कि आयरिश को ऊंचाई से काफ़ी डर लगता है और इसी वजह से वो थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन तभी उसके पास उस बार की सिंगर आती है जो अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। वो जब आयरिश को परेशान देखती है तो इसकी वजह पूछती है, तो आयरिश यहाँ एक सच बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तक उसने इस बारे में पॉल को कुछ नहीं बताया। उसे डर है कि कहीं इस बात से वो गुस्सा ना हो जाए, बट वो सिंगर उसे समझाती है कि तुम्हें इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बता देना चाहिए। इधर दूसरे सीन में पॉल आयरिश को लेकर टावर की छत पर जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। जी हाँ दोस्तों, यही सरप्राइज था उसके लिए, इसीलिए वो यहाँ आया था। अब आयरिश ये देखकर बेहद खुश होती है और आज फाइनली उसे वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बता देती है, जो जानकर पॉल उससे ज्यादा खुश होता है। तभी उसके साइड में एक बच्चा था जो एक कॉइन से खेल रहा था। वो बार बार उस कॉइन को नीचे फेंक रहा था, तो एक गार्ड आकर उसे डांटता है, लेकिन वो बच्चा बहुत शरारती होता है। वो फिर से वही हरकत करता है और इस बार वो जैसे ही कॉइन को नीचे फेंकता है, जो जाकर एक एसी फैन में अटक जाता है। इधर नीचे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ की फ्लोर की ग्लास क्रैक होने लगती है और धीरे धीरे करके वो टूट जाता और बहुत सारे लोग सीधा टावर के नीचे गिरते, उनकी मौत हो जाती है। इसमें पॉल भी शामिल था। वो एक ग्लास को पकड़कर लटका हुआ था, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, उसकी मौत भी उसे खींच लेती है। आयरिश जो अभी ऊपर ही थी, वो ये सब देखकर पागल हो जाती। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं और इसी बीच एक लेडी गलती से आग की चपेट में आ जाती है। ये आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पूरा टावर आग से जलने लगता है। ये सारी चीज़ें उस सिंगल लेडी का बच्चा चुप कर देख रहा था। इस बीच आयरिश को याद आता है कि इमरजेंसी स्टेयर से नीचे जाना चाहिए। अब उसके साथ और भी कई लोग सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो पूरी सीढ़ी ही टूट कर नीचे गिर जाती है। लेकिन एक बच्चा था जो सीढ़ियों से नीचे पहुंच गया था और ये वही कॉइन वाला बच्चा था। इसके बाद एक बहुत कमाल का सीन दिखाया जाता है। कई लोग बिल्डिंग झुकने की वजह से आकर ग्लास पर अटक चुके थे और ग्लास किसी भी वक्त टूट सकता था। इसी समय एक पियानो आकर उस ग्लास से टकराता है, जिससे सभी लोग मारे जाते और वो पियानो जैसे ही नीचे आता है वो उसी बच्चे पर गिरता है जिसने उस कॉइन को फेंका था। मतलब इसका भी खेल खत्म हो चुका है और इधर ऊपर बचे हैं सिर्फ दो लोग, सिंगर का बेटा एडम और आयरिश। वो एडम को किसी तरह बचाना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि बचाएगी कैसे, क्योंकि ये टावर अब गिरने वाला है और तभी वही होता है जिसका डर था। वो नीचे गिर पड़ती है और इसी के साथ दोनों की मौत हो जाती है। अब दोस्तों, ये सारी घटनाएं एक कॉलेज की लड़की सारा देख रही थी। अब ये उसका सपना था या हकीकत उसे खुद नहीं पता, लेकिन कई दिनों से ये घटनाएं उसे बार बार डरा रही है और उसकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए वो अपने अंकल के पास जाती है और उनकी फैमिली से मिलकर वो काफी खुश होती है। हम जान पाते हैं कि सारा का एक छोटा भाई चार्ली है और सारा की माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया। वो जिंदा है लेकिन उनके साथ नहीं रहती। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। वो अपनी आंट ब्रेना और अंकल हावर्ड से मिलती है और उनके बच्चे एरिक, स्टेफनी, बॉबी और चार्ली जो कि इन्हीं के साथ रहते। वो सभी सारा के आने से काफ़ी खुश थे और तभी आयरिश अपने उस सपने के बारे में अंकल हावर्ड से पूछती है कि आप स्काई टावर के बारे में जानते हैं। मुझे बार बार उसके सपने आते और मैंने आयरिश नाम को औरत को मरते हुए देखा है। अब हावर्ड आयरिश का नाम सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आयरिश जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि हावर्ड की माँ ही थी। यह हम जान पाते हैं कि आयरिश ने हावर्ड और सारा की मां को जन्म देते ही पागलों जैसी हरकत करने लगी। उसे हमेशा डर सताने लगा कि कहीं वो मर ना जाए, इसीलिए वो अकेली रहने लगी। वो एक और चीज़ बताते हैं, जैसे हावर्ड के बच्चे पैदा हुए आयरिश उसे कुछ भयानक तस्वीरों के साथ लेटर भेजती थी, इसीलिए वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन सारा को तो सच जानना था कि आखिर ये सब माजरा क्या है, इसीलिए वो आंट से उन लेटर के बारे में पूछती है। अब आंट ना चाहकर भी उसे उन लेटर के बारे में बता देती है। जब सारा उन लेटर का एड्रेस देखती है तो सीधा आयरिश के घर पर पहुंचती है, जो कि शहर से किसी वीरान कोने में था। ऐसा लग रहा है कि वो किसी से बचने की कोशिश कर रही है।
वेल पहले तो आयरिश उसे अंदर आने नहीं देती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है तो वो उसे अंदर बुलाती है। यहाँ हम सालों बाद आयरिश को देखते हैं जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। वो उसे उसकी माँ के बारे में पूछती है जिसका नाम डार्लिन है। सारा कहती है कि मुझे नहीं पता, अब वो मेरे साथ नहीं रहती। अब यहाँ सारा उसे सारी कहानी समझाती है, अपने सपने के बारे में भी बताती है। तब आयरिश उसे अतीत में ले जाती है और बताती है कि उस दिन जो हादसा हुआ वो एक फ्यूचर था जो मैंने पहले से देख लिया था। अब जो कि मुझे पहले से पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए मैंने सभी को वार्न कर दिया और उस दिन सभी की जिंदगियों को बचा लिया, जिसके बाद उस स्काई टावर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती। मैंने उस हादसे को तो रोक लिया, लेकिन मैं मौत को रोक नहीं पाई। वो कई साल बाद वापस आई और एक एक करके सभी को लेने के लिए जिन्हें मैंने उस रात बचाया था। मौत ने उन सभी को मार दिया, साथ में मेरे पॉल को भी। मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक मौत अपना काम पूरा नहीं करेगी वो बार बार आती रहेगी। मैंने सालों से इस पर रिसर्च करी और मैं उसी वजह से बचती हुई आ रही, लेकिन अब जाकर मुझे एक भयंकर बीमारी हो गई है। तो सारा पूछती है लेकिन मैं इन सब सपनों को क्यों देख रही हूँ, वो भी इतने सालों बाद। तो आयरिश कहती है कि हो सकता है कि मेरी मौत करीब है, इसीलिए अब तुम्हें ये सपने आ रहे हैं। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। आयरिश को हर पल डर रहता है कि कब मौत उसे लेने ना आ जाए, और इसीलिए वो इतनी सुनसान अकेली वाली जगह पर रहती है। वो सारा से कहती है अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो इस घर में तुम्हें रहना होगा। साथ में वो उसकी किताब भी देती है जिसमें उसकी सारी रिसर्च मौजूद थी, बट सारा को ये सब चीज़ें बकवास लगती है। अब वो सारी दुनिया छोड़कर यहाँ इस घर में हमेशा तो नहीं रह सकती, इसीलिए वो जाने लगती है। आयरिश भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो अपने कदम बाहर रखती है उसे एहसास हो जाता है कि बाहर मौत उसका इंतजार कर रही है। अगर उसने कदम बाहर रखा तो मारी जाएगी, लेकिन अपनी पोती को बचाने के लिए वो ये जोखिम उठाती है और उससे कहती है कि ये किताब एक लाइफ लाइन है, ये तुम्हें सिखाएगी तुम्हें अपने परिवार को कैसे बचाना है, और अगर तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो तो अभी इसका सबूत तुम्हें मिल जाएगा। आयरिश उसे 2 कदम पीछे हटती है और तभी एक लोहे का सरिया आता है जो उसके चेहरे के आर पार हो जाता है। यहाँ दोस्तों, उसने सही कहा था, मौत उसका सालों से इंतजार कर रही है और आज वो इंतजार खत्म हुआ। अब सारा ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम सभी परिवार वालों को आयरिश के फ्यूनरल में देखते हैं और यहाँ भी सारा उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी। तभी वहां डार्लिन आती है। जी हाँ, सारा की माँ। आज इतने सालों बाद डार्लिन अपनी माँ आयरिश को अलविदा कहने आई थी। अब अंकल हावर्ड अपनी बहन के पास जाते हैं और इस दुख में उनका साथ देते हैं। इधर दूसरी तरफ सारा अपनी माँ से आज भी गुस्सा है, इसीलिए वहां से जाने लगती है। लेकिन चार्ली, उसका छोटा भाई, वो अपनी माँ के पास जाना चाहता और इसी को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है, जिसे सारा वहां से चली जाती है। अब घर आकर वो एक बार फिर से आयरिश के ही बारे में सोच रही थी और तब उसे वो किताब याद आती है जो आयरिश ने उसे दी थी। जब सारा उस किताब को खोलती है तो पूरी तरह से हिल जाती है, क्योंकि उसमें उसके पूरे परिवार की मौत की कहानी लिखी हुई थी। कैसे कैसे आगे जाकर उन सभी की मौत होगी, और ये जानते ही वो अंकल के घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर अंकल और उनके बच्चे सभी एंजॉय कर रहे थे, तभी वहां पर डार्लिन आती है और हावर्ड उसका अच्छे से स्वागत करता है। यहाँ बॉबी के साथ एक हादसा भी होने वाला था, लेकिन डार्लिन उस हादसे को टाल देती है और इसी समय सारा भी वहां पहुंचती है, लेकिन उसने आने में देर कर दी। उसी पल अंकल हावर्ड का पैर फिसल जाता है। वो एक ग्रास कटर मशीन के नीचे आ जाते हैं, जिससे उनका पूरा चेहरा कुचल जाता है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। इस मौत से पूरे परिवार को सदमा लगता है, लेकिन एक सारा ही थी जिसे पता था कि ये सब क्यों हो रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। वो उस किताब को दोबारा खोलती है और अब बहुत गहराई से समझने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो वो अपने परिवार का फैमिली ट्री बनाती है, साथ में उन सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा करती है जो उस रात स्काई टावर में आयरिश की वजह से बच गए थे, लेकिन बाद में एक एक करके सालों तक मौत ने उनका पीछा किया और उन्हें अपने साथ ले गई। उसे एक और चीज पता चलती है कि सभी की मौत उसी ऑर्डर में हुई जिसे उस रात स्काई टावर पर वो मरे थे, यानी कि सबसे आखिर में आयरिश और एडम की मौत हुई और आज के समय में भी आयरिश सबसे आखिरी में मरी है। लेकिन आयरिश की मौत को इतने सालों तक इसलिए चकमा दे पाई क्योंकि वो पहले से तैयार थी उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इसमें अंकल हावर्ड की मौत क्यों हुई और इन सब बच्चों की क्या गलती। यहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है। अब जो कि दोस्तों, मौत को कई साल लगे इन लोगों को वापस ले जाने में, इसीलिए सभी लोग जो उस रात जिंदा बच गए उन्होंने शादी की, अपनी फैमिलीज बढ़ाई।
लेकिन अगर सच में देखा जाए तो उनकी वो फैमिलीज आज के समय में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वज तो उसी रात मर गए थे। लेकिन जो कि आयरिश ने उन्हें बचाया, तो अब मौत उन सभी लोगों के साथ साथ उनके फैमिलीज, उनके बच्चों को भी साथ लेने के लिए आ रही है। और यही वजह है कि अंकल हावर्ड की मौत एग्जैक्टली आयरिश की मौत के बाद हुई, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से देखें तो आयरिश को पहले मरना था, इसीलिए हावर्ड और उनकी फैमिली अभी तक बचे थे। लेकिन जैसे ही आयरिश मरी, इन सब के पीछे मौत पड़ चुकी है। अब सवाल उठता है कि अंकल हावर्ड के बाद किसका नंबर है? तो सारा बताती है कि सबसे पहले एरिक का नंबर आएगा, फिर जूलिया का, फिर बॉबी का, इसके बाद मौत दूसरी ब्रांच पर जाएगी, मतलब कि डार्लिन पर, फिर उसके बच्चे यानी कि सारा और चार्ली। लेकिन आंट की मौत इसमें नहीं होगी, क्योंकि वो बाहर की है, उन्होंने बस हावर्ड से शादी की थी। मतलब जो इंसान बाहर का है वो नहीं मरेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। मौत इन सब को इसलिए मार रही है क्योंकि इसमें से किसी को इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। ये सब सुनकर आंट रोने लगती है, और एक तो पहले ही वो अपने हस्बैंड को खो चुकी हैं, और अब ये सब। अगले सीन में हम डार्लिन और सारा को एक साथ देखते हैं। अगले सीन में हम डार्लिन और सारा को एक साथ बातें करते हुए सुनते हैं। यहाँ सारा को समझ आ चुका है कि आखिर क्यों उसकी माँ ने बचपन में खुद से उसे दूर कर दिया। ये सब चीज़ें बार बार उसकी नानी यानी कि आयरिश डार्लिन को बता रही थी, जिस वजह से वो पागल हो चुकी थी, और अपने बच्चों को बचाने के लिए डार्लिन उन दोनों से दूर हो गई। अब कहानी शिफ्ट होती है एरिक पर, जो अपनी शॉप पर था। वो एक टैटू आर्टिस्ट है। आज शॉप बंद करने के बाद वो बैठ जाता है वहीं पर, क्योंकि उसे आज अपने पिता हावर्ड की बहुत याद आ रही है। और इसी पल उसे सारा का मैसेज आता है, क्या सब कुछ ठीक है? फिलहाल तो वो ठीक है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें होने लगती है। कुछ सामान गिरने लगते हैं, और इसी में एक चेन ऊपर से सीधा एरिक के ऊपर गिरती है और उसकी ज़ुबान में फंस जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो चेन पंखे में फंस चुकी थी। वो फैन जैसे जैसे घूमता है, एरिक उसमें उलझता जा रहा था, और इसी पल वहाँ आग भी लग जाती है। एरिक वो चैन तो निकाल लेता है, लेकिन तब तक आग पूरी शॉप में फैल चुकी थी। अब बूम, सुबह होती है। सारा भी एरिक को लेकर परेशान है, क्योंकि फ़ोन उसका लग नहीं रहा है। वो चार्ली को लेकर फ़ौरन उसी शॉप पर जाती है, और खुशकिस्मती से रास्ते में उन्हें एरिक मिलता है, मतलब कि वो अभी जिंदा है। उसका कहना था कि उसने लेदर जैकेट पहनी थी, इसीलिए वो जलने से बच गया। अब यहाँ एरिक मजाक में कहता है कि ये सब जो तुम सोच रही हो वो फजूल है, कोई मौत नहीं आ रही है हमारी फैमिली को लेने के लिए। लेकिन सारा को यकीन है कि मौत आएगी, इसीलिए वो उसे हर चीज़ से बचाती है, हर पल अपना ध्यान रखने को कहती है। उसी पल वहाँ एक गार्बेज ट्रक आती है, और एरिक उसके साथ मजाक करने लगता है। अगले पल वहाँ जूलिया भी आती है, जो जॉगिंग कर रही थी, और तभी दोस्तों गलती से एक फुटबॉल आकर उसे लगती है, जिससे वो उसी गार्बेज ट्रक में चली जाती है। सभी उसे बचाने के लिए ट्रक के पीछे भागते हैं। एक तरफ सारा ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं एरिक और चार्ली ड्राइवर को रोकने को कहते हैं, लेकिन ड्राइवर तो मज़े से गाने सुन रहा था। अब एरिक दौड़ते हुए ट्रक को रोक तो लेता है, इधर सारा जूलिया को बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक ट्रक का गार्बेज गेट बंद हो जाता है, और वो उसी में कुचल कर मारी जाती है। अब सभी परिवार फिर से एक साथ बैठते हैं, और सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर मरने का नंबर तो एरिक का था, तो जूलिया क्यों मरी? अब यहाँ दोस्तों आंट एक और राज खोलती हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एरिक उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, इसीलिए नंबर जूलिया का था, और मौत उसे अपने साथ ले गई। अब कहीं ना कहीं सभी को सारा की बातों पर यकीन हो जाता है, उसकी पूरी कहानी सच है। यहाँ एरिक अपनी अडॉप्ट वाली कहानी सुनकर थोड़ा नाराज हो जाता है। इधर दूसरी तरफ अब बॉबी का नंबर अगला था, और वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। वो सारा से मदद मांगता है कि प्लीज़ इसे बचने का कोई तो रास्ता होगा। तब आयरिश उस किताब को एक बार फिर से खोलती है, और उसमें उस पर कई जगह पर जेबी नाम के शख्स का जिक्र था, जो काफ़ी कुछ जानता है। लेकिन आखिर ये जेबी है कौन? तब डार्लिन उन्हें बताती है कि वो एक जेबी को जानती है, और उसकी माँ उसे लेटर लिखती थी। उसी हॉस्पिटल में एक जेबी नाम का शख्स काम करता था। वो तुरंत ही हॉस्पिटल की रवाना होती है, लेकिन एरिक भी उनके साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहता। अब वो सभी हॉस्पिटल पहुंचते, और यहाँ उन्हें जेबी मिलता है, जिसका पूरा नाम था जॉन ब्लडवर्थ। और गेस करिए ये कौन है? जी हाँ दोस्तों, वही लड़का जो आयरिश के साथ लास्ट में मरा था, उस सिंगर का बेटा, जो कि इन सभी को पहले से जानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आयरिश को जानता था, और आयरिश ने ही उसे सबके बारे में बताया था कि एक दिन ये लोग तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। उसका कहना था कि मौत से बचने के दो ही तरीके, एक तुम किसी दूसरे शख्स को मार दो, फिर उसकी बची हुई जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी, या फिर एक दूसरा रास्ता है, तुम खुद को मार दो पर किसी तरह डॉक्टर तुम्हें बचा ले। और ऐसा एक औरत कर चुकी है, उसने खुद की जान ली, लेकिन उसके मरते ही डॉक्टर ने उसे बचा लिया और वो जिंदा हो गई।
क्योंकि अब मौत ने तो उसे मार दिया, अब जो कि वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई, तो एक तरह से उसने मौत को धोखा दे दिया। अब दोनों ही तरीके आसान नहीं है, लेकिन मेरी मौत करीब है, मुझे कैंसर और मैं अपने आखिरी पल सुकून से जीना चाहता हूँ। सारा को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इधर दूसरी तरफ एरिक बॉबी को समझाता है कि तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। अब जो कि बॉबी को पीनट से एलर्जी है, इसीलिए एरिक उसे वो लेने को कहता है जिससे वो मौत को धोखा दे सके। एरिक उसे लेकर MRI रूम में जाता है और वहां बॉबी पीनट बटर खा लेता है, लेकिन तभी गलती से वो MRI मशीन ऑन हो जाती है। जैसे ही मशीन की मैग्नेटिक पावर बढ़ती है, एरिक ने जो भी लोहे की ज्वेलरी पहनी थी वो सभी उसमें खिंचने लगती है और साथ में वो भी उस मशीन में क्रश हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब मशीन की पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, बाहर की चीज़ें हिलने लगती है और जैसे एक नर्स अंदर आती है, देखती है कि बॉबी तड़प रहा है। अब वो उसे बचा पाती, बाहर से एक स्प्रिंग आकर उसके सर के आर पार हो जाती है और वो दोनों मारे जाते। अब जब ये सारी चीज़ें सारा देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है कि वो उन्हें बचा नहीं पाई, लेकिन मरना तो बॉबी को था, पर एरिक क्यों मरा। सारा कहती है कि जब हम मौत से खेलते हैं तो चीजें और बिगड़ जाती है, और वो शख्स को भी साथ ले जाती है। लेकिन दोस्तों अब बारी है इन तीनों की। इन लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन सारे पैतरे बेकार हैं। तो डार्लिन को एक आइडिया आता है। उसकी माँ आयरिश इतने साल तक मौत से बची रही क्योंकि वो उस घर के अंदर थी। अगर वो वहां पहुंच जाए तो अपनी सारी उम्र वहां जिंदा रह सकती। ये फौरन वैन लेकर वहां पहुंचते हैं, पर जैसे ही वो घर के करीब जाते हैं तेज तेज हवाएं चलने लगती है। यहाँ सारा समझ जाती है कि मौत नहीं चाहती कि वो घर के अंदर जाए, इसीलिए वो गेट को तोड़कर सीधा अंदर घुसती है और इससे होता ये है सारा का बेल्ट अटक जाता है और चार्ली और डार्लिन भागते हुए घर के गेट पर जाते। लेकिन गेट के टूटने से वहां चिंगारी निकलती है जो घर के अंदर चली जाती है और बूम, पूरा घर गैस से उड़ जाता है। मतलब आखिरी रास्ता भी अब जा चुका है। इस धमाके से चार्ली मलबे के नीचे दब जाता है और तब उसकी माँ उसे बचाने आती है, लेकिन जैसे ही वो उसे बचाकर निकलती है, डार्लिन भी मारी जाती है। अब बचे हैं चार्ली और सारा। चार्ली फौरन अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है जो अभी भी वैन में फंसी हुई है। वो बहुत कोशिश करता है और आखिर में उसे बचा लेता, लेकिन अब सारा की सांसें रुक चुकी है, पर चार्ली उसे CPR देकर बचा लेता है। मतलब कि सारा ने मौत को धोखा दे दिया। वो मरकर दोबारा जिंदा हो गई है, जिसका मतलब ये था कि चार्ली और वो अब हमेशा जिंदा हैं और महफूज रहेंगे। लेकिन उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है, बचे हैं सिर्फ 2 लोग। अब अगला दिन आता है, चार्ली जो प्रॉम पर जा रहा है जहां वो अच्छे से ड्रेस होता है और सारा भी उसके साथ जाती है। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर रेडिक आते हैं जो हार्वर्ड के दोस्त थे। उनकी बातें सुन सारा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका कहना था कि अगर तुम उस रात अनकॉन्शियस हुई थी तो चार्ली ने तुम्हें CPR देकर तुम्हें होश में ला दिया। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा दिल धड़कना बंद हुआ था। मतलब दोस्तों मौत ने अभी इनका पीछा नहीं छोड़ा और तभी साइड में एक ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती है जो सीधा इनकी तरफ बढ़ जाती है। अब ये दोनों भागना शुरू करते हैं। ये ट्रेन से तो बच जाते हैं, लेकिन उस पर रखा सामान सीधा इन दोनों पर आकर गिरता है, जिससे मौके पर दोनों मारे जाते हैं। मतलब मौत को आने में भले ही देर हुई, लेकिन उसने अपना काम जरूर पूरा किया। इसीलिए कहा जाता है कि मौत से कोई बच नहीं सकता। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।